मार्केट अपडेट देख लेते हैं एज ऑलवेज। तो मैंने आज का टॉपिक भी यही रखा है ना कि मंडे को क्या होगा। तो मंडे को क्या होगा आपको उनसे डिपेंड करेगा कि जो अभी टॉक चल रहा है ना यूएस और ईरान के बीच, इस्लामाबाद पाकिस्तान में, उसका आउटकम क्या होता है। तो आज भी चल रहा है और कल भी मोस्टली वो चलेगा। तो उस पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उस पे आउट का अगर कुछ पॉजिटिव वहां से दिखता है तो ऑफकोर्स मार्केट ऊपर चला जाएगा, अगर कुछ निगेटिव दिखता है तो मार्केट नीचे चला जाएगा। सिंपल है यहाँ पे। लेकिन हाँ, बाकी अगर पैरामीटर्स आप देखेंगे ना, वर्ल्ड ओवर क्या चल रहा है, तो बाकी चीजें मोस्टली पॉजिटिव है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं क्रूड ऑयल का स्थिति क्या है। वही से तो आजकल तो उसी से मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है ना। तो ब्रेंट क्रूड 95 यूएस डॉलर्स पर बैरल है, कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल मतलब पहले तो 73 था, लेकिन हाँ 110 115 उसके मामले में तो कंफर्टेबल लग रहा है ना, 100 से नीचे आ गया है। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। यूएस का प्री मार्केट देखेंगे तो मोस्टली फ्लैट है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव है। लेकिन हाँ, अगर यूएस का मार्केट फ्राइडे का देखेंगे ना, तो वहां अभी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं था। बट अभी तक यही लग रहा है ना कि मोस्टली उसी न्यूज पे डिपेंड करेगा कि जो निगोशिएशंस चल रहा है ना, वहाँ का आउटकम क्या होगा। थोड़ा भी पॉजिटिव होगा तो ऑफकोर्स मार्केट ऊपर चला जाएगा, और निगेटिव होगा तो गिर जाए। अभी तक का स्टेटस ये है, तो वेट करते हैं क्या होता है, क्योंकि कल तक का मीटिंग है ना, उसके बाद ही कुछ आउटकम आएगा। सो लेट्स वेट एंड सी। लेकिन अभी तक मोस्टली जो कुछ है पॉजिटिव ही है, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट वीक में मोस्टली चीजें पॉजिटिव। अगर डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि हम जानते हैं ना, यू कैन नेवर ट्रस्ट हिम, तो अगर वो कुछ गड़बड़ ना करे तो अभी कुछ नेगेटिविटी ऐसा दिख नहीं रहा है फिलहाल। तो कुछ समय के लिए शायद पॉजिटिव ही हो। देखिए, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के लिए कवर कर रहा हूँ ना, अंडरस्टैंडिंग आप लोग को होगा। कोविड से कई बार पहले भी मैंने ये सब बताया आप लोग को, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ ताकि मार्केट को समझने में आसानी हो, आप लोग के चल क्या रहा है और हम किस सिचुएशन में है। इसे अगर हम अच्छी तरह से समझ लेंगे ना, तो डिसीजन मेकिंग में आसानी होगा कि भाई हमें क्या करना चाहिए, अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसे बनाना चाहिए। तो देखिए, कोविड के समय से ही आपको तो पता है, कोविड चल ही रहा था उस समय से ही मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया था। 3 साल तक बहुत अच्छा, लगभग 3 साल के आसपास बहुत अच्छा रिटर्न, बहुत ज्यादा रिटर्न। तो जब भी उतना ज्यादा रिटर्न होता है तो उस स्टॉक मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। उधर भी अगर रिटर्न्स देखें ना, तो यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट, यही दोनों टॉप परफॉर्मर हुआ करता था। तो ये हुआ, उसके बाद नेचुरली बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस तो इकोनॉमी को हो जाता है। तो हुआ मुझे इंडिया के साथ, जीडीपी हमारा फॉल्टर करने लगा, कंपनीज का अर्निंग्स फॉल्टर करने लगा, क्रेडिट ग्रोथ जो था बैंक्स का फॉल्टर करने लगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिल्कुल रिसेंट टाइम्स में है कि हमारे यहाँ एआई रिलेटेड कोई बड़ी अच्छी कंपनी है नहीं, बाहर वो सब है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट 1.5 साल से अब तो ऊपर ही हो गया ना, बिल्कुल डाउन एंड आउट चल रहा है। ये सब मेजर रीजंस थे। और इसीलिए एफआईआई भी भाग गए, क्योंकि दूसरे जो मार्केट से जहां की कोई खास रिटर्न नहीं आया था, वहां पर रिटर्न आना शुरू हो गया। एफआईआई को पैसा से मतलब है ना, जहां रिटर्न बनेगा जाएगा। तो यूएस तो फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ एआई ट्रेड, यूएस तो अभी तक चल रहा है। इंडियन मार्केट तो 3 साल रिटर्न दिया, उसके बाद बैठ गया, लेकिन यूएस अभी तक चल रहा है, वहां रिटर्न आ रहा है। उसके अलावा कोरिया का रिटर्न, ताइवान, चाइना में भी रिटर्न छाया है, जापान में भी रिटर्न आ रहा है। तो एफआईआई इधर भाग गया, और इंडियन मार्केट का हालात थोड़ा खराब चल रहा है हमारा, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, उससे भी ज्यादा। लेकिन अब क्या हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी अगर आप देखें ना, तो पहले के मुकाबले इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। जीडीपी ऑल्सो ना, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में उम्मीद किया जा रहा है 6.9% के आसपास। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी बोला है कि भाई 6.9% के आसपास आ सकता है। ऑफ बाहर सब्जेक्ट टू है, क्योंकि बाहर प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। अगर वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ा, क्रूड ऑयल 100 से ऊपर ही रहा लंबे समय तक, तब तो पूरा का पूरा डायनेमिक्स ही चेंज हो जाएगा, वो अलग चीज है। लेकिन हाँ, अभी अब मान कर चल रहे हैं कि भाई शायद ये प्रॉब्लम लंबा ना खींचे। अगर लंबा ना खींचे, हम 7% के आसपास का जीडीपी ग्रोथ मेंटेन कर लेते हैं, अगर क्रूड ना आने वाले महीनों में, इमीडिएटली तो नहीं, आने वाले महीनों में अगर 80 के आसपास आ जाता है, उसके बाद कंपनी का जो अर्निंग ग्रोथ है 12-13% के आसपास के रेंज में रहता है। नॉमिनल जीडीपी, कोर्स इन्फ्लेशन अब बढ़ने लगा है, तो नॉमिनल जीडीपी 11-12% के आसपास अगर रहता है, ये सब कुछ होता है, तो फिर पॉजिटिव है हमारे लिए। क्योंकि वैल्यूएशन तो पहले से अट्रैक्टिव हुआ है। कई बार मैंने वैल्यूएशन पे तो आप लोग को डिटेल दिया है कि भाई लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी जगह देखेंगे वैल्यूएशन तो पहले से बहुत राहत मिला है। पहले तो बहुत ज्यादा हो गया था, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा था। तो वैल्यूएशन में भी बहुत कंफर्ट आया है। तो इसलिए अभी अगर आप देखें हालात, तो पहले के मुकाबले बहुत इंप्रूवमेंट है, और यही मौका मिलता है ना। जो भी पढ़े रहो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी में, हम लोग यही डिस्कस करते हैं ना, क्यू एल टी,
क्यू का मतलब हुआ क्वालिटी, क्वालिटी में देखिए कि भाई कंपनीज का अर्निंग ग्रोथ कैसा चल रहा है, एलटी मतलब लॉन्ग टर्म, 5-10 साल जो पैसे की जरूरत नहीं वही से इन्वेस्ट करना चाहिए, 2 साल के लिए तो आप लोग इन्वेस्टमेंट का डिस्कशन कर, ठीक है, लॉन्ग टर्म तभी जाकर कुछ रिटर्न आएगा। शॉर्ट टर्म में 100% आता है, किस्मत अच्छा है तो रिटर्न आ जाएगा, किस्मत अच्छा नहीं है तो पैसा डूब जाएगा। तो उस हिसाब से देखें तो मार्केट अभी फिलहाल ऑफकोर्स पहले और ज्यादा अट्रैक्टिव था, कुछ दिनों पहले, इधर तो थोड़ा रिटर्न भी आ गया है, लेकिन हम लोग तो उसी समय से डिस्कस कर रहे हैं ना कि मार्केट अट्रैक्टिव है। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो कि टिका रहेगा मार्केट में और ज्यादा रिस्क ले सकता है और इस बात को समझता है कि मार्केट अप डाउन होता है 10-20% या 5-10%, कभी गिरता है भाई, को झेलना पड़ेगा। हिम्मत नहीं है तो दूसरा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है इन्वेस्टमेंट के लिए, छुट्टी में कोई फोर्स तो करता नहीं हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, भाई इन्वेस्टमेंट कर ही लो, नहीं मन नहीं है, मुझे डर लगता है, बहुत ज्यादा रिस्क है, मैं नहीं करूंगा, तो सही बात है। लेकिन हाँ, अगर कोई इन चीजों को झेल सकता है तब तो इक्विटी बहुत अच्छा है ना, लॉन्ग टर्म में तो अभी तक कुछ परफॉर्मेंस आया बहुत अच्छा है। तो देखिए मैं यही बोलना चाहूंगा फाइनली कि भाई चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं, कुछ दिनों पहले और भी ज्यादा अच्छा, एनी हाउ अभी भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा रिटर्न आ गया है, अभी भी रिलेटिवली बहुत अच्छा है। ये आप लोग हमेशा लंप सम कम सब, भाई अभी भी प्रॉब्लम तो रिजॉल्व नहीं हुआ, जो वॉर चल रहा है अभी तो डिस्कशन चल रहा है और वो बहुत मुश्किल है कि वहां कोई नियर टर्म में रेजोल्यूशन निकलेगा। अब यूएस क्या चाहता है कि भाई जो यूरेनियम है वहां पे एनरिच यूरेनियम, उसको पूरा सा निकाल दिया जाए पूरी तरह से, ईरान उसके लिए रेडी हो नहीं रहा, होगा भी नहीं मोस्ट। उसका जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, वो भी मुश्किल है ना ये सब, तो इजी नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान पूरा कंट्रोल चाहता है, यूएस या फिर वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज भी नहीं चाहेंगे ना कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कोई पूरी तरह से कंट्रोल कर ले, सबके लिए अच्छा नहीं है। तो ये सब बहुत बहुत बड़े हेडेक्स हैं, इतना आसान नहीं इसका रिजोल्व, ये भी चलेगा। और डोनाल्ड ट्रंप तो आपको पता ही है ना, ट्रस्ट एट योर ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रंप एट योर ओन रिस्क, कब कहाँ क्या कर देंगे, निगोशिएशन चल रहा है, ठीक बात है भाई, अचानक वो कुछ ना कुछ अटैक कर देंगे, पहले का ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है। तो इसीलिए सही बात है थोड़ा रिटर्न आया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो गया अब से ऊपर ही जाएगा, सब बिल्कुल भी नहीं है। तो मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि भाई जब भी मौका मिले, मैं वही करता हूँ कि ज्यादातर इन्वेस्टेड है, अब यहाँ से अगर थोड़ा ज्यादा मार्केट गिर जाता है, कभी कभी तो गिरता है, थोड़ा ज्यादा गिर जाता है, 2% 3% भी कभी कभी गिर जाता है, तो मेरे लिए तो वो अच्छा है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, इसलिए है क्योंकि मुझे मार्केट में थोड़ा नॉलेज है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना। 10 साल के लिए है भाई, चलो ठीक है, 1-2 महीना 1-2 साल अप डाउन होगा, चलता रहे। अब 5 साल 10 साल के बाद भी मोस्टली मार्केट यहाँ नहीं रहेगा, तो इस हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ और इसका फायदा भी मिलता है। अभी तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि इसका फायदा मिलता है। अब देखिए कुछ आप लोग के प्रश्नों के जवाब दे देता हूँ। एक आया है कि आई फॉलो पढ़े रहो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी, थैंक्स। अब इन्होंने किसी आईपीओ में अप्लाई किया है, आपको तो पता है ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस होता है, तो मैं किसी स्टॉक का नाम लूंगा नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। लेकिन हाँ बिल्कुल मैं गाइड तो कर सकता हूँ कि भाई क्या ध्यान रखना चाहिए हमें ताकि आपसे गलती ना हो, ठीक। तो इन्होंने किसी आईपीओ में इन्वेस्ट किया, ऑफकोर्स निगेटिव ओपन होगा, उसके बाद काफी ज्यादा गिर भी गया वो। तो अब ये पूछ रहे हैं कि पढ़े रहो फिलोसफी को फॉलो, देखिए पढ़े रहो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, पढ़े हो जब भी मैं बोलता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं क्वालिटी बोलता हूँ, QLT, सबसे पहले क्वालिटी, उसके बाद लॉन्ग टर्म। क्योंकि क्वालिटी ही अगर आपका खराब है, किसी घटिया स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेंगे तो पैसा डूब जाएगा भाई, तब तो लॉन्ग टर्म आपको सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म तब भी एप्लीकेबल होगा जब क्वालिटी अच्छा है, जैसे डाइवर्सिफाइड के फंड में इन्वेस्ट कर रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहां पे अननेसेसरी हेडेक नहीं, सही बात है, वो ठीक ठाक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया तो छोड़ दिया। लेकिन जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहां पे रिस्क बहुत है। म्यूचुअल फंड स्कीम में 40 50 70 80 100 स्टॉक्स है, तो अपना रिस्क काफी कम हो जाता है, कुछ डूबेगा चलो ठीक है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब रिटर्न नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में या 5 10 20 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे अगर आपने जंक स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया घटिया क्वालिटी, तब तो सही बात है, वहां आपका पैसा डूबेगा भाई, वहां पड़े रहो, वो पड़े रहो नहीं है ना, पड़े रहो में सबसे पहले आप क्वालिटी देखते हैं। तो मैं इसीलिए आप लोगों को स्टॉक फंडामेंटल बता भी रहा हूँ ना, स्टॉक फंडामेंटल मैंने आपको सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ ऑलरेडी बता दिया है, उसके अलावा मैंने ROE बताया था, रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बता दिया। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि इन 2-3 पैरामीटर के आधार नहीं करेगी, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, इन्वेस्टमेंट इतना आसान नहीं है ना कि ऐसे ही 1-2 चीज देखकर इन्वेस्ट कर, धीरे धीरे ऑफकोर्स मैं सब कुछ कवर करूंगा, लेकिन ये ध्यान रखें। तो अगर मान लीजिए कहीं से तो वो प्रॉफिट ग्रोथ ठीक दिख रहा है, ROE ठीक दिख रहा है,
तो वहाँ पे और क्या चेक करें? 2-3 चीज़ और मैं बता देता हूँ ताकि आप समझे चीज़ों को और जंक स्टॉक से बच कर रहें। वहाँ पे पड़े रहो वो नहीं है ना, घटिया क्वालिटी में वो पड़े रहो बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पैसा डूब जाएगा। तो जैसे एक तो सबसे पहले देख ले कि भाई डेट टू इक्विटी रेशियो कैसा है? डेट बहुत ज़रूरी है। आरओई बहुत ज़्यादा होने का एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा है। मैंने बताया था आप लोग को। ठीक है? तो डेट टू देखिए अगर छोटी कंपनी है तो डेट बहुत कम रहे तो अच्छा है। बड़ी कंपनीज़ में थोड़ा डेट होता है, चलता है, बड़ा कंपनी मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर कंपनी भी छोटा है और डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत ज़्यादा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा वहाँ पे। इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम होगा, कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। डेट टू इक्विटी रेशियो लेकर हम 0.2, 0.25%, 0.5% इतना चलता है। डेट खराब नहीं है, मैंने बार-बार बताया है। अगर थोड़ा बहुत डेट लिया जाए लिवरेज करके तो वो बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सिर्फ इतना डेट रखें कि भाई अगर बुरा समय आए तो फिर भी आप उसको पे कर सकें। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा डेट बुरा समय आया ना तो आपको पेमेंट में दिक्कत होगा, खासकर छोटी कंपनीज़ को तो डेट नहीं हो तो अच्छा है, कुछ नहीं हो तो अच्छा है, लेकिन अगर 0.2, 0.5, 0.5, 0.5 के आस-पास भी है तो चलेगा। 1% सॉरी 1% तो आप नहीं बोलोगे, 1 या फिर 1 से अगर ज़्यादा जाने लगे, तो वहाँ प्रॉब्लम है, अवॉइड करें। खासकर छोटी कंपनी बिल्कुल टच ना करें, जहाँ डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से ज़्यादा है। तो ये सिंपल आप समझ रहे हैं। उसके बाद मार्केट कैप एलोकेशन चेक करें, ठीक है? मार्केट कैप चेक करें कि भाई मार्केट कैप कितना छोटे मार्केट कैप वाले कंपनीज़ पे बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। देखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा आइडिया है मार्केट का, एक्सपर्ट है, तब तो आप कुछ भी करें, तो बात ही अलग है। लेकिन आपको अच्छा आइडिया भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अननेसेसरी रिस्क भी ले रहे हैं, ये सही नहीं है, यहाँ आपको प्रॉब्लम आएगा, आप फँसेंगे। मार्केट कैप थोड़ी बड़ी मार्केट कम कैप के लिए जाए ना, कम से कम 5,000 10,000 मैं कम से कम बोल रहा हूँ। ज़्यादा तो और ऑफ कोर्स ठीक है। कम से कम 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ ऐसी कंपनीज़ मैं मिनिमम बोल रहा हूँ ये, ठीक है? ऊपर तो ठीक है जितना ज़्यादा जाए, उतना ऐसा नहीं कि 1000 करोड़ से भी कम है, 500 करोड़ है, ये सब बहुत ज़्यादा रिस्की है। और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मान कर चलें कि वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है और मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि चलो भाई मैंने रिस्क लिया, डूबेगा तो डूबेगा। मैंने जा सोच समझ कर रिस्क लिया। नहीं ले तो बहुत अच्छा। देखिए अगर बहुत अच्छी जानकारी नहीं है ना, तो इस सेगमेंट में हमें नहीं जाना चाहिए। फॉर्च्यूनेटली जिन्हें जानकारी कम है ना, वही इसी सेगमेंट में जाना चाहते हैं। मार्केट कैप ध्यान रखते हैं। 10,000 20,000 करोड़ कम से कम रखें कि उसी तरह की कंपनी उससे नीचे नहीं जाऊँगा, उससे जितना ज़्यादा हो अच्छा बात है। 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ वहाँ पे क्योंकि वो एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, वहाँ पे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। इक्विटी है सभी जगह रिस्क है, लेकिन थोड़ा रिस्क वहाँ कम हो जाता है। तो ये ध्यान में रखें। उसके बाद देखें कि भाई इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का वहाँ पे कैसा एक्सपोज़र है ना, एफआईआईज़ का, डीआईआईज़ का, थोड़ा बहुत अगर एक्सपोज़र है तो कॉन्फिडेंस मिलता है वहाँ पे, कि भाई उन लोगों ने थोड़ा बहुत तो ड्यू डिलिजेंस किया होगा। ऑफ कोर्स उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहना 100%। ऐसा नहीं कि उसने कर दिया तो मैं भी कर दूँगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस वहाँ से लेना चाहिए कि भाई इन लोगों ने किया है तो कुछ तो बात है। रिटेल एलोकेशन, ठीक है? ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा रिटेल और प्रमोटर के पास है, डीआईएस और एफआईआई बिल्कुल गायब है। तो वहाँ पे आपको सतर्क होना पड़ेगा क्योंकि ऐसा तो नहीं कि रिस्क बहुत ज़्यादा है या फिर कंपनी में कुछ ऐसा है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है और कुछ नेगेटिव है। तो ये सब ध्यान रखें। पता चला कि सिर्फ प्रमोटर के पास है और रिटेल के पास है, बाकी सब गायब, कहीं कोई एक्सपोज़र नहीं, वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो ये सब बेसिक चीज़ ध्यान रखें और पड़े रहो में बिल्कुल क्वालिटी पहले आता है भाई, क्वालिटी खराब है तो लॉन्ग टर्म टिके रहने का कोई फ़ायदा नहीं है और लॉस एक लिमिट तक ही झेला जाता है, ठीक है ना? मैंने बार-बार बताया है भाई, ऐसा नहीं कि 70-80% उड़ा हुआ है, मैं वेट कर रहा हूँ और उसको एवरेजिंग भी कर रहा हूँ, भाई वो तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। अगर बहुत अच्छी क्वालिटी है, सही बात है 20-30% कभी-कभी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स भी गिरते हैं, बाकी सारा पैरामीटर अगर बहुत अच्छा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आपको अच्छा लग रहा है, कभी-कभी ना मार्केट बहुत गिरा तो अच्छी कंपनी से 20-30% गिर जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, सारे पैरामीटर भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे एवरेजिंग किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई घटिया हमारे डेटा रखा हुआ है, पूरा गिरे जा रहा है, आपने बिना सोचे-समझे किसी का सुनकर इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ पर एवरेजिंग किए जा रहे हैं, पूरा पैसा डुबा रहे हैं। तो ये सब ध्यान रखें। बस मेरा ये होता है कि भाई जहाँ इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। दूसरों का सुनकर ना किसी ने कुछ बोल दिया, पैसा डूबेगा तो पैसा नहीं देने जा रहा है ना। ध्यान रखें आपका हार्ड अर्न्ड मनी है। तो थोड़ा सोच कर और नहीं समझ में आता है तो भाई म्यूचुअल फंड के लिए जाए ना, बार-बार मैंने बताया। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो म्यूचुअल फंड है ना। और हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना है, ज़्यादा रिस्क लेना है, तो कुछ पढ़ लिख कर जाएँ वहाँ पे, थोड़ा सीख कर जाएँ, ठीक है? पूरा पैसा ऐसे ही बिना सोचे-समझे नहीं लगाएँ, खासकर दूसरों का सुन तो होपफुली ये क्लैरिटी मिला होगा।
फिर बैंकिंग स्टॉक्स का आप लोग का बहुत क्वेरी आ रहा है ना, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स। मैं भी खुद ही बोल रहा हूँ फाइनेंशियल्स का बहुत अट्रैक्टिव है, काफी समय से मैं भी ये बोल रहा हूँ। तो देखिए बैंकिंग स्टॉक्स के लिए जाए रफली मैं थोड़ा बता देता हूँ ताकि आप लोग को idea मिले। जैसे आरओई चेक कर रहे हैं, रिटर्न। जैसे प्राइवेट सेक्टर का बैंक है ना, प्राइवेट और पीएसयू में थोड़ा डिफरेंस होता है। पीएसयू का थोड़ा ज्यादातर पैरामीटर थोड़ा डाउन होता है, प्राइवेट का थोड़ा पैरामीटर ज्यादा होता है, ये तो ज्यादा होता है, पीबी रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है। तो आरओई 15% के आसपास देखें, या 15% के रेंज में हो या उससे ज्यादा हो तो और अच्छी बात है। आरओई से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिटर्न ऑन एसेट। अभी आप फाइनेंशियल चेक करें, खासकर जब बैंक चेक करने जा रहे हैं तो रिटर्न ऑन एसेट जरूर चेक करें। जैसे प्राइवेट बैंक है ना अच्छा खासा, तो वहां पे 1.5 to 2% के रेंज में आपको आरओए मिलेगा, जो कि अच्छा माना जाए। और पीएसयूज है वहाँ 1% के रेंज में मोस्टली आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत ज्यादा है थोड़ा कम, दोनों में अंतर आता है। तो ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट और पीएसयू को कंपेयर कर रहे हैं, जी नहीं, पीएसयू को आप अलग कंपेयर करें। दूसरा कैटेगरी है प्राइवेट में जो बड़े बड़े बैंक्स हैं अच्छे वाले, उनको अलग कंपेयर करें आपस में। पीएसयू वाले जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनको आपस में कंपेयर, मैचअप ना कर दें, क्योंकि दोनों में डिफरेंस आपको दिख जाएगा। प्राइस की बुक चेक करें, पी रेशियो बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा होता है प्राइस चेक करना, ठीक है, फाइनेंशियल स्टॉक्स में खासकर बैंकिंग में। तो प्राइस को चेक करें, कंपेयर करें आपस में, जो एक जैसे बैंक्स है ना, जो जो बड़े बड़े बैंक्स हैं जैसे प्राइवेट सेक्टर, तीन चार बैंक्स का कंपेयर कंपेयर करें आपस में कि पीबी रेशियो किस रेंज में, सब कुछ रिलेटिव है। कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं कि ये अच्छा ये खराब है, रिलेटिव है। आपस में कंपेयर करके आपको आइडिया मिलेगा कि प्राइस टू बुक कैसा चल रहा है। आरओए का कंपेयर करें आपस में कुछ बैंक्स का कि उनका कैसा है, आरओई कंपेयर करें कैसा चल रहा है, इससे रफ आइडिया आपको मिलेगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि भाई बैंकिंग में तो रिटर्न आया नहीं, पीएसयू में तो आ रहा है, फिर प्राइवेट वाला में तो रिटर्न आया नहीं, बनता है, आएगा नहीं आएगा फ्यूचर है, नोबडी नोस फॉर श्योर। लेकिन हाँ भाई, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कुछ सालों तक अगर रिटर्न मिल जाए तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं कि बिजनेस नहीं आ रहा है, तो चांसेस हैं कि वहां पे रिटर्न आएगा। लेकिन हाँ, वहाँ पे स्टॉक्स अगर आप सेलेक्ट करें तो सोच समझ कर करें, तो उस पे भी फर्क पड़ेगा ना। ठीक है? उसके बाद बाहर के मार्केट से रिलेटेड ना, क्योंकि वो तो होता है ना भाई, नेचुरली इंडियन मार्केट में रिटर्न नहीं है, बाहर के मार्केट में ऑलमोस्ट 2 साल से इधर तो रिटर्न बहुत आ रहा है। तो देखिए बाहर के मार्केट से अगर मुझसे पूछा जाए तो थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको नहीं लेना चाहिए। खासकर यूएस का मार्केट, और तो बहुत रिटर्न आ चुका है, ओवर हीटेड है, ये सब बिल्कुल सही, मैं खुद ही ये सब बात बोलता हूँ। इसीलिए बहुत बड़ा एक्सपोजर अभी लेने का मतलब ज्यादा नहीं बनता है। लेकिन हाँ, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए जा रहा है, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, तो थोड़ा एक्सपोजर लेने से मतलब लेने में कोई दिक्कत नहीं, इवन यूएस मार्केट में। तो और अब जैसे 100 रुपीज का पोर्टफोलियो है, 100 में शुरू में ना मे बी 10% के आसपास फॉरेन इक्विटीज में एक्सपोजर ले दिया जा सकता है। थोड़ा कंफर्टेबल आप हो गए, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा, तो मे बी 15-20% तक भी जाया जा सकता है। इसको ऐसे देखें, यूएस के अलावा दूसरे मार्केट्स में भी जाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वहां पर रिस्क आपका बढ़ता जाएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जाना भी चाहते हैं तो पहले यूएस मार्केट से स्टार्ट करें, थोड़ा कंफर्टेबल हो, और उसके अलावा अगर दूसरे मार्केट्स में जाना चाहते हैं तो थोड़ा आइडिया ले लें, ठीक है भाई, वहाँ जानकारी थोड़ा रखें कि भाई क्या चल रहा है, किन कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, अगर रिटर्न्स आ रहा है तो क्यों आ रहा है, फ्यूचर में क्या लग रहा है इकोनॉमी उनका रहे। इकोनॉमी का गेम है, मैंने बार बार बताया है। इकोनॉमी अच्छा करेगा तो ज्यादातर कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा होगा और स्टॉक मार्केट भी अच्छा करेगा। इकोनॉमी में प्रॉब्लम आने लगेगा तो फिर वहां दिक्कत होगा। तो आप इन्वेस्ट करें, लेकिन थोड़ा सोच समझ के, क्या लग रहा है इकोनॉमी सस्टेन करेगा कि नहीं, आने के सालों में कैसा रहेगा परफॉर्मेंस। तो अगर वहां पे आपको कंफर्ट मिल रहा है, आपको थोड़ी जानकारी हो गई है कि नहीं करेगा अच्छा, तो ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ एक्सपोजर लिमिटेड रखें। इंडियन मार्केट में ही आइडियली मैं तो वही फॉलो करता हूँ, इंडियन मार्केट में ही ज्यादा एक्सपोजर रखता हूँ, और बाहर एक्सपोजर ऑफ कोर्स लिया जा सकता है। मेरा अभी देखेंगे ना, रफली मैं बता रहा हूँ, तो 20% के आसपास पोर्टफोलियो, लेकिन हाँ वो थोड़ा बहुत अप डाउन चलेगा, लेकिन हाँ वही रफली 20% के आसपास है। लेकिन हाँ स्टार्ट इतना नहीं करना चाहिए, मैं बोलूँगा स्टार्ट में भी 5-10% से स्टार्ट करना चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे जब आपको कंफर्ट होने लगे, थोड़ा आइडिया होने लगे, अब बस बिना यही बोला, बिना सोचे समझे दूसरों का सुनकर इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि वहां थोड़ा भी गिरेगा भाग जाएंगे बेच कर, और बेच कर भाग जाएंगे तो फिर इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा टिके रहे वहां पे, थोड़ा देखें, तब वहां पे रिटर्न आएगा। भाग जाएंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, सब आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखें। ओके, सो नाउ आप लोग जो टाइप कर रहे हैं उसको मैं आंसर कर देता हूँ।
ओके, सो पहला क्वेश्चन मेरे को यही दिख रहा है ना, नैस्डैक। नैस्डैक 100 में, ये ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया, होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा ना फॉरेन इक्विटीज। साउंड अभी ठीक आ रहा है कि नहीं? एक्चुअली आप लोगों ने शुरू में बोला कि ठीक आ रहा है, उसके बाद फिर मैं बोलने में बिजी हो गया, मैंने देखा भी नहीं कमेंट था। सो जस्ट कंफर्म कीजिए कि साउंड अभी ठीक आ रहा है कि नहीं। कि सब कुछ क्वेरीज को आंसर कर देता हूँ आप लोगों के। दिलीप जी का एक क्वेरी है, म्यूचुअल फंड में अक्टूबर 2024 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आज देखा पोर्टफोलियो 2% डाउन है, फंड सिलेक्शन सही नहीं? फंड सिलेक्शन तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा ना, उसके लिए मुझे फंड्स देखना पड़ेगा, तो ऐसे मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ? लेकिन ठीक है भाई, 2% के आसपास डाउन है, आ जाएगा ना, कोई ऐसा नहीं कि कोई 10-15%, 2% चलता है इतना। ठीक है, अब ये एटलीस्ट आप ये लिख देते हैं ना कि कहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा एक्सपोजर है क्या, क्योंकि उस समय तो ज्यादातर लोग मिड कैप स्मॉल कैप में, खासकर स्मॉल कैप में पूरा इन्वेस्टमेंट करते थे। तो ये अगर आप थोड़ा लिख देते कि आपने स्मॉल कैप में ज्यादा ले लिया, मिड कैप में, तो थोड़ा आइडिया मिल जाता। 1-2% चलता है, मार्केट जब ऊपर जाएगा तो रिकवर करके परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगा। जितेश जी, गुड इवनिंग। आपकी लाइव शो का इंतजार रहता है, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ पड़े रहो स्ट्रेटजी। थैंक यू सर। एनर्जी डिफेंस देखिए दोनों ही अच्छा है, ठीक है ना, अभी मतलब मुझसे अगर पूछा जाए तो दोनों ही लेकिन वही है, डिफेंस का ये क्या होता है ना कि उसमें बहुत ज्यादा रिटर्न आ जाता है, उसका पूरा गिर जाता है। तो डिफेंस के लिए अच्छा ये होगा कि जब थोड़ा ज्यादा गिरा रहे ना, तब एंट्री लेने का ज्यादा मतलब बनता है। और उसके बाद देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सही बात है लॉन्ग टर्म में तो रिटर्न आ जाएगा, लेकिन एक थोड़ा साइकोलॉजिकल भी होता है ना, अब आपने इन्वेस्ट किया, पूरा गिर गया, 20% गिर गया, फिर टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साइकोलॉजिकली मैं बोल रहा हूँ। तो अच्छा यही होता है ना, डिफेंस बहुत ऐसा होता है, ऊपर जाएगा फिर गिर जाए। तो जब गिर जाए ना अच्छा खासा, तब अगर एक्सपोजर लेंगे ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, क्योंकि फिर ज्यादा नहीं, जैसे गिरने के बाद भी आपका थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहेगा, तो आप टिके रहेंगे उसमें लॉन्ग टर्म तक। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एनर्जी देखिए बहुत ज्यादा रिस्की होता है, सुनने में अच्छा लगता है एनर्जी एनर्जी, लेकिन रिस्की बहुत ज्यादा वोलाटाइल, अप डाउन बहुत होता है। तो एनर्जी में अगर जा रहे हैं तो आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, और एनर्जी में बहुत सारे ऑप्शन है, ऑप्शन सेलेक्ट किया जाए और लॉन्ग टर्म तक बना रहा जाए, अच्छी कंपनी है, तो कुछ परफॉर्मेंस आने का उम्मीद है, क्योंकि एनर्जी पॉजिटिव है अभी। क्योंकि बिना एनर्जी के तो डेटा सेंटर भी काम नहीं करेगा ना, डेटा सेंटर में बहुत ज्यादा, एक तो इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो इंडिया को ही अगर डेटा सेंटर हटा दो आप, तो ऐसे ही बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इंडिया में। और ऊपर से डेटा सेंटर भी अगर ज्यादा आने लगेगा तो उसमें भी एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। तो दोनों को मिलाकर सही बात है, एनर्जी का डिमांड बहुत है, लेकिन अगेन क्वालिटी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और पेशेंस रखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा जरूरी। Rahul ji, your guidance and update changes my vision of investment. Thanks a lot for regular market update and knowledge update. Always welcome. Anil ji, thank you. रुद्रा जी, अभी बाजार और फिर सकता है, हाँ सही बात है, अभी तो चल ही रहा है निगोसिएशन का। मैंने बताया ही था मंडे को ना, शुरू में तो वही मैंने बताया। फिर देखिए आज चल रहा है, कल डिस्कशन होगा, थोड़ा पॉजिटिव न्यूज होगा तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव होगा तो गिर जाएगा। लेकिन हाँ, क्रूड एटलीस्ट, जो कि बहुत बड़ा पैरामीटर आजकल रिसेंट टाइम्स में, तो उसी से मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है ना, तो क्रूड फॉर्चुनेटली अभी ठीक है, 95 के आसपास है। मतलब जब वॉर स्टार्ट हुआ था तो 73 था क्रूड, ब्रेंट क्रूड 73 से ये 115 के रेंज में चला गया था, ठीक है। लेकिन हाँ, 115 110 देखेंगे तो 95 आपको अट्रैक्टिव लगे।
बट हाँ, अगर ये रुका या कुछ सेटलमेंट आया ना तो आने वाले महीनों में, इमीडिएटली तो नहीं, लेकिन आने वाले महीनों में 80 के रेंज में चला जाएगा। मतलब मैं तो वॉर से पहले बोल ही रहा था ना कि भाई 70 जो चल रहा है ना, ये 60 जाएगा, ऐसा लग रहा था, क्रूड 60 के रेंज में चला जाएगा, जो कि बहुत अच्छा होता हम लोग के लिए। बट हाँ, थोड़ा सिचुएशन चेंज हो गया, अभी तो है कि भाई 80 भी अगर आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। कुछ महीनों में अगर चीजें सेटल हुई तो 80 के आसपास को खुली आ जाना चाहिए। ताइवान, ताइवान में देखिए रिटर्न आ चुका है, लेकिन हाँ, ताइवान में आप कहाँ पे जाना चाहेंगे? आई डोंट नो, आप शायद म्यूचुअल फंड बोल रहे हैं क्या? ताइवान देखिए अभी मार्केट तो ठीक चल रहा है, वहां पे परफॉर्मेंस अच्छा है। तो ताइवान में के एक स्टॉक में मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हाँ, वहाँ मेरा सिर्फ एक स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है। और मुझे लगता है कि अभी तो परफॉर्मेंस आना चाहिए, क्योंकि वहाँ देखिए ताइवान, साउथ कोरिया, ये सब है ना, ये पूरा एआई ट्रेड चल रहा है। एआई की भी क्या, सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स हमेशा ध्यान में रखें कि अभी तो नहीं वैसा दिख रहा है, लेकिन मोस्टली वो बहुत ज्यादा सिक्लिकल होता है। चलेगा तो बहुत अच्छा, नहीं चलेगा तो पूरा खत्म, ठीक है। तो अभी तो उसका पॉजिटिव साइकिल चल रहा है, इस साल तो बिल्कुल लग रहा है कि भाई पॉजिटिव रहेगा, अगले साल देखना पड़ेगा। देखिए रिस्क क्या है सेमी कंडक्टर्स में ना, कि अभी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो डिमांड बहुत ज्यादा है तो पूरा फैक्ट्री, नया नया फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सही बात है, अभी डिमांड ज्यादा है, लेकिन अगर डिमांड थोड़ा कम हुआ, ठीक है, क्योंकि एआई में क्या चल रहा है कि सिर्फ पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, रिटर्न अभी ऐसा कुछ जनरेट हो नहीं रहा है। तो सेकंड हाफ, इस साल के सेकंड हाफ से मोस्टली ऐसा लगता है, अभी से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन सेकंड हाफ से और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा कंपनीज पे कि भाई इन्वेस्टमेंट तो तुम लोगों ने कर दिया, अब रिटर्न दिखाओ। आर ओ जो मैं यही बोला हूँ भाई, जो या फिर ROI, भाई हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया, कंपनी जो इन्वेस्ट कर, उसका रिटर्न दिखाओ यार, इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो उसका जब प्रेशर पड़ेगा ना, तब वहां पे अब देखें क्या हो रहा है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे थोड़ा कम होगा। तो जब इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम होगा तो अब ये कंपनी की जो अपना कैपेसिटी बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, वहां पे प्रेशर आएगा थोड़ा। तो ये सिक्लिकल इसी तरह से है, मार्केट थोड़ा ये पूरा ऊपर जाएगा, उसके बाद जैसे ही डिमांड थोड़ा घटेगा तो इनके पास ओवर कैपेसिटी हो जाएगा, फिर प्राइसेस नीचे आने लगेंगे, तो फिर ये बस्ट करता है। तो ये साइकिल है, सिक्लिकल है, कुछ साल ऊपर कुछ साल नीचे, तो ये सबका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3-4 साल से पूरा रिटर्न आया, बिल्कुल ऊपर है, और आपने जाकर पूरा इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद गिर गया तो आप परेशान। तो ये सब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, लेकिन हाँ, इस साल एटलीस्ट अभी तक तो लग रहा है कि परफॉर्मेंस आएगा। अगले साल देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगेन कोई किसी चीज की कोई गारंटी नहीं, तो थोड़ा बहुत ये सब समझें, अंडरस्टैंडिंग के बाद ही पैसा लगाएं, और बहुत ज्यादा पैसा ना लगाएं, अगर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर रिस्क हो जाए। कमल जी, जस्ट फ्यू डेज अगो इंडिया डेवलप्ड एंड इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर जनरेशन। हाँ, ये बहुत पॉजिटिव है ये, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास थोरियम बहुत ज्यादा है इंडिया के पास। और ये क्या है ना कि इस तरह से हम लोग बनाए, इस तरह से बनाएंगे ना कि जितना ज्यादा पावर जनरेट करेंगे तो उस पावर जनरेशन के बाद फ्यूल भी जनरेट होगा, तो अलग से फ्यूल भी देने की जरूरत नहीं है, और थोरियम वहां पे यूज होगा, जो कि हमारे पास बहुत ज्यादा है। लेकिन ये भी हुआ नहीं है ना, मतलब एक स्टेज हुआ है, सेकंड स्टेज हम पहुंचे हैं, इसका थर्ड स्टेज होगा, उसका स्टार्ट होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, सब कुछ टाइम लगता है। लेकिन हाँ, मतलब राइट डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, अगर ये हो पाए आने वाले साल में तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन टाइम लगेगा, सब ऐसा नहीं कि तुरंत जादू मंत्र है तुरंत हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं, टाइम लगता है। बट हाँ, पॉजिटिव है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। सनी जी, आई एम फ्रॉम जम्मू। वेलकम। देखिए साउथ कोरिया और ताइवान का बहुत कोरिया, याद रखिए साउथ कोरिया में सिर्फ एक कंपनी है, मेजर बोल रहा हूँ, कंपनी बहुत है, एक कंपनी है जिसके कारण पूरा का पूरा ताइवान मार्केट अच्छा है, ठीक है, उसी का एक्सपोजर सबसे ज्यादा है। साउथ कोरिया में सिर्फ दो कंपनी है जिसके कारण परफॉर्मेंस वहां आ रहा है। तो ये सब ध्यान रखें, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट है इस एक कंपनी में या उन दोनों, और सब सेमीकंडक्टर है। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो ये सब
देखिए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए अगर आपको इच्छा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेकर, मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ये सब जानकारी है, या तो ये सब थोड़ा सोच समझ कर, ऐसा नहीं कि ऐसे ही जोश में आकर पूरा पैसा डाल दिया और फिर वहाँ प्रॉब्लम आया तो बोला अरे मुझे तो पता ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड मार्केट है, ये सब ध्यान रखें और एक्सपोज़र लिमिटेड रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। जो चीज़ समझ में नहीं आए वहाँ नहीं जाना चाहिए, नंबर 1 रूल तो ये है, लेकिन अगर जाना भी है तो एक्सपोज़र कम रखना चाहिए। देखिए पोर्टफोलियो अब कोई जैन-फ़ैब में इन्वेस्ट किया हुआ है, तब थोड़ा बहुत तो गिरेगा ना, 3-4% डाउन है तो परेशान नहीं होना चाहिए। बस अगेन आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया, थोड़ा-सा वो देख अगर पता होता है ना, तो आदमी थोड़ा अच्छी तरह से जवाब दे पाएगा। अब पता ही नहीं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट है, क्वालिटी मैं बोल रहा हूँ सबसे ज़रूरी क्वालिटी ताकि चेक हो सके। लेकिन हाँ, ये बोला जा सकता है कि भाई अगर रिसेंटली कुछ महीने पहले किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, थोड़ा बहुत डाउन है तो कंसर्न नहीं, आ जाएगा। अगर क्वालिटी अच्छा है, रिटर्न वापस आ शॉर्ट टर्म में लार्ज कैप में प्रेशर रहेगा। देखिए लार्ज कैप तो बहुत अट्रैक्टिव है। लार्ज कैप में प्रेशर आ रहा है एफआईआई से, क्योंकि उन्हीं के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है ना। तो अगर वो ज्यादा बेचेंगे तो नेचुरली वहां पे प्रेशर बना रहेगा, ठीक है। तो एफआईआई अभी तो, जब तक ये प्रॉब्लम थोड़ा ये वॉर वाला चल रहा है तो एफआईआई की तरफ से तो प्रॉब्लम शायद बना रहे, यू नेवर नो। लेकिन भाई ये अट्रैक्टिव है, ऐसे देखेंगे ना शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म का तो हम लोग यहाँ डिस्कशन करते नहीं है ना, पड़े रहो में तो शॉर्ट टर्म का कोई मतलब नहीं बनता है। तो शॉर्ट टर्म में वैसे पूछा जाए तो बिल्कुल सही बात है, प्रेशर बना रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना। अगर प्रेशर बना है तो अच्छा है भाई, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको इस तरह से देखना चाहिए। लेकिन हाँ, एफआईआई के कारण उस पर प्रेशर बना हुआ है, लेकिन अट्रैक्टिव तो है वहां पे, क्योंकि पहले से गिरावट अच्छा खासा हुआ है और वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव हुआ है, पहले के मुकाबले बोल रहा हूँ। लार्ज कैप 70%, मिड कैप 18%, स्मॉल कैप 12%, लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 10 इयर्स। ठीक है भाई, बहुत अच्छा है ना, ऐसा ही रखना चाहिए। 100% स्मॉल कैप बहुत लोग चले जाते हैं। बहुत अच्छी, इस तरह का अच्छा पोर्टफोलियो इसी तरह का बनाए तो अच्छा है ना। 70% लार्ज कैप, 30% में मिड कैप स्मॉल कैप चेंज कर दिया थोड़ा बहुत, तो मुझे तो ये ठीक लगा। मतलब अगर बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो मे भी थोड़ा बहुत और, अगर आप चाहें तो मिड कैप स्मॉल कैप को थोड़ा बहुत और बढ़ा सकते हैं, और बहुत ज्यादा अननेसरी रिस्क नहीं लेना चाहते तो ये सही है। I have invested 50% of my lump sum in last month in mutual fund for long term 10 years. Now should I 50%? तो ठीक है भाई, देखिए मैं तो वही करता हूँ ना, जैसे इन्वेस्टेड हूँ और जैसे पैसा रखा हुआ है ना, तो 3-4 ट्रांचेस में कर देना चाहिए। कुछ कुछ दिनों के गैप पे थोड़ा बहुत, यहाँ ऐसा नहीं कि मार्केट नहीं गिरेगा, आप हमेशा ही ऊपर जाएगा, कुछ दिनों का मतलब ये नहीं फिर से गिरेगा, नेगेटिव न्यूज आएगा तो जब जब थोड़ा थोड़ा गिरता है तो मे बी 3 to 4 ट्रांचेस में कुछ कुछ दिनों के गैप पे अगर करें तो अच्छा होता है। देखिए अगर किसी का 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है ना, तो ये बात बिल्कुल सही है कि मार्केट अभी जिस सिचुएशन में है, अगर पूरा इन्वेस्ट कर दिया जाए तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है ना कि आपने इन्वेस्ट कर दिया जोश में आकर और उसके बाद मार्केट गिर गया यहाँ से 5-10%, 5-10% कोई बड़ी बात नहीं, कभी भी गिर सकता है। तो वहां पे फिर टिकना मुश्किल हो जाता है कि अरे तुरंत इन्वेस्ट किया, पैसा गिर गया। बहुत लोग भाग जाते हैं, इसीलिए मैं मना करता हूँ जनरली कि नहीं, पूरा पैसा नहीं डालें, धीरे धीरे डालें। यहाँ पे सिर्फ क्या आपको टिके रहना है, टिके रहने के लिए आपको इस तरह का स्ट्रैटेजी बनाना है ना कि पैसा बहुत ज्यादा तुरंत नेगेटिव ना हो जाए, क्योंकि वहां फिर साइकोलॉजिकल हिट होता है, टिकना मुश्किल होता है किसी के लिए भी। तुरंत पैसा डाला, तुरंत गिर गया 10%, समझ रहे हैं, तो वहां आपको हिट होगा ना, अरे ये तो बेकार है, भागो।
बेचकर भाग जाएँगे, लॉस होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा धीरे-धीरे करके इन्वेस्ट करें, जब तक गिरे, ताकि मार्केट अगर गिरे भी तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा ना गिर जाए, थोड़ा बचा रहे, उसी से आपको हिम्मत मिलेगा टिकने का। क्योंकि पैसा अगर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा अचानक ना, तो फिर टिकना मुश्किल हो जाता है, भाग जाएँगे और भाग जाएँगे तो पैसा बनेगा नहीं, टिकना है। तो इस तरह का स्ट्रैटेजी बनाएँ कि भई आप टिके रहें और उसके लिए मार्केट जब गिरे तब थोड़ा-थोड़ा करें, ताकि पैसा पूरा गायब ना हो जाए। I am investing for last 16 months. Stock portfolio is positive by 7-8%, but mutual fund portfolio is down by 2%. चलता है इतना ना। 1-2% ये सब मार्केट तो अभी ऊपर गया भी नहीं इंडियन मार्केट। हाँ, अभी तो परफॉर्मेंस आना बाकी है इंडियन मार्केट्स में, तो जब आएगा तो फिर सब ठीक लगने लगेगा। आईटी देखिए कॉन्ट्रा है, आईटी का बहुत सारा क्वेरी आ रहा है ना। आईटी कॉन्ट्रा बेट है, मैं तो काफ़ी महीनों से मैं ये सब कवर कर रहा हूँ, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो। को कॉन्ट्रा बेट मतलब कि वैल्यूएशन देखें तो अट्रैक्टिव है, लेकिन बिज़नेस जनरेट करना पड़ेगा ना, बिज़नेस भी उनका हिट हुआ है बुरी तरह से। तो वैल्यूएशन कम होना आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं जब तक बिज़नेस वापस नहीं आएगा या फिर फ्यूचर में बिज़नेस ना दिखे, बहुत अच्छा बिज़नेस आएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा गिर चुका है, अगर वहाँ पे कोई अच्छी क्वालिटी की कंपनी जहाँ आपको लगता है कि भाई बिज़नेस आएगा फ्यूचर में, तो ऐसा कॉन्ट्रा बेट लिया जा सकता है। लेकिन हाँ, कॉन्ट्रा बेट जब भी लेंगे तो आप ध्यान रखिए, कॉन्ट्रा बेट थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है और वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा समय आपको देना पड़ता है, इस तरह से जाए। लेकिन हाँ, मेरा तो एक्सपोज़र फिलहाल नहीं है, मुझे लगता है पूरा है। थोड़ा बहुत एक्सपोज़र लिया जाए कॉन्ट्रा बेट, ये समझते हुए कि भाई रिस्क यहाँ पे ज़्यादा है, पता नहीं अभी अभी तो भाई कुछ दिख नहीं रहा है खास ना, क्योंकि एआई रिलेटेड कुछ है नहीं। अभी इन्वेस्टर सिर्फ एआई रिलेटेड ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि पूरा डाउन एंड आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। इसका भी वापस आएगा, सबका साइकिल होता है, अभी बेचारे बुरे फँस गए हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ कंपनीज़ होंगी जो कि एडजस्ट करेंगी और ऊपर जाएँगी। तो बस हाँ, आपको उन कंपनीज़ को सेलेक्ट करना होगा। आसान नहीं है ये काम करना, लेकिन अगर उन कंपनीज़ को आपने पिकअप कर लिया, क्योंकि सही बात है वैल्यूएशन तो बहुत गिरा है पहले के मुकाबले ना, तो उसमें से कोई अच्छा कंपनी अगर आपको मिल गया, तो वहाँ पे तो रिटर्न आना चाहिए। देखिए सिल्वर तो गोल्ड सिल्वर आप लोग सिल्वर तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। रिस्की मैं इसलिए बोल रहा हूँ वोलेटाइल होता है, ठीक है? रिस्क का मतलब वोलेटाइल, अप डाउन बहुत ज़्यादा होता है। तो अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो सिल्वर का एक्सपोज़र या तो ना लें या बहुत कम रखें। गोल्ड देखिए, गोल्ड तो एवरग्रीन है ना। गोल्ड थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी यूएस डॉलर पे प्रेशर बना रहेगा सालों तक, और मार्केट में जैसे-जैसे गोल्ड थोड़ा गिरेगा ना, तो सेंट्रल बैंक्स फिर से बाइंग करेंगे, ठीक। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान में रखना है कि इतना ज़्यादा रिटर्न आ चुका है, इसके बाद कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट करना सही नहीं होगा, ठीक है? हर एक एसेट क्लास के साथ यही होता है ना, 2-3 साल रिटर्न आया उसके बाद बैठ गया। तो गोल्ड में ऑलरेडी वो फेज़ आ चुका है, लेकिन हाँ, गोल्ड अभी भी ऐसा नहीं कि पूरा डाउन एंड आउट है, गोल्ड में अभी भी लग रहा है कि भाई परफॉर्मेंस थोड़ा रहेगा, और गोल्ड तो एवरग्रीन चीज़ है। तो अगर लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन पर्पज़ से थोड़ा अगर कोई एक्सपोज़र लेना चाहता है गोल्ड में, तो बुरा नहीं है, मैं इसको ऐसे देखूँगा। लेकिन हाँ, कोई शॉर्ट टर्म में सोच रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर लूँगा, जिस जैसा कि पहले आ चुका है, वो मुश्किल लग रहा है। वो सब रिपीट नहीं होता है, 2-3 साल आ गया भाई, मूव ऑन करें। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन पर, क्योंकि अभी भी उसका डिमांड रहेगा गोल्ड का, क्योंकि यूएस का जो प्रॉब्लम है ना, धीरे-धीरे ये बढ़ता जाएगा और लोग वहाँ से और भागेंगे, यूएस से पैसा निकालेंगे धीरे। तो वहाँ से आप देखेंगे कि गोल्ड का थोड़ा जो इंटरेस्ट है गोल्ड में ना, थोड़ा और बढ़ेगा समय के साथ। तो ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड, यूएस जैसे-जैसे डाउन होगा, गोल्ड का थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो गोल्ड का परफॉर्मेंस ठीक-ठाक रहना चाहिए। सिल्वर देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इंडस्ट्रियल यूज़ है, 50% ये सब, वो सब सही है, लेकिन हर एक चीज़ का एक वैल्यू होता है, प्राइस होता है। तो सिल्वर इतना ज़्यादा रिटर्न दे चुका है कि वो सब जो भी जस्टिफिकेशन है, उससे आगे निकल चुका है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ से थोड़ा बहुत और रिटर्न आ सकता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगेन फिर से बहुत ज़्यादा रिटर्न, जैसा कि 2 साल से इधर देख रहे हैं हम,
वो एक्सपेक्ट करना सही नहीं। सिल्वर बहुत वोलेटाइल होता है, और बहुत होता है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा उसका ले सकता है तो थोड़ा बहुत एक्सपोज़र, और गोल्ड तो रखा जा सकता है लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन के लिए, अगेन सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए अभी कुछ सालों का देखा जाए ना, तो सही बात है, फाइनेंशियल में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। फाइनेंशियल तो इतना गिर गया है कि बड़ी बोलना पड़ता है अब तो। उसके अलावा ग्रीन एनर्जी आप लोगों ने लिखा है, बिल्कुल सही बात है। ग्रीन एनर्जी में भी अगर कोई अच्छा स्टॉक दिख रहा है, मतलब बनता है, जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस इस तरह से ऊपर जाता है तो ग्रीन एनर्जी में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो सरकार का भी थोड़ा वहां पे ध्यान रहेगा और इन्वेस्टर का भी ध्यान रखेगा, दोनों मामलों में उसे थोड़ा ना, मतलब उसके प्राइस को ऊपर ले जाने में मदद मिलता है, और कंपनीज का परफॉर्मेंस थोड़ा इंप्रूव करेगा उसके कारण। तो ग्रीन एनर्जी बिल्कुल सही बात है, देखा जा सकता है, ठीक है, आने वाले सालों में उम्मीद है कि परफॉर्मेंस आएगा, लेकिन वहां कहीं कहीं वैल्यूएशन का प्रॉब्लम आता है, और प्लस क्वालिटी, जो जो मैंने पैरामीटर्स बताए हैं ना, ठीक है, या फिर आने वाले वीडियोस में और मैं कवर करूंगा, उन चीजों को ध्यान रखें, बिना सोचे समझे नहीं करें। ग्रीन एनर्जी सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादातर रिटर्न आता नहीं, आके पूरा नीचे चला जाता है और काफी समय तक नीचे रहता है, बहुत सारे स्टॉक्स। तो बड़ा सतर्कता से के साथ आपको वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर अब हाँ, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं कि आप अच्छा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी में, उसको देखा जा सकता है। डिफेंस को देखा जा सकता है, जब लेकिन बहुत ज्यादा गिर जाए तब वहां पे एक दो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को देखा जा सकता है। गिरने पे ऐसा नहीं कि पूरा ऊपर है, आपने जोश में जाकर इन्वेस्ट किया, पूरा गिर गया, फिर आप भाग गए। डिफेंस के साथ ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई ज्यादा गिरा रहे तभी इन्वेस्ट करें, बहुत ज्यादा ऊपर में नहीं। तो डिफेंस भी अच्छा है, मेरे पास भी है, मैंने बताया था कि भाई मेरा भी एक्सपोजर है। तो फाइनेंशियल्स हो गया, डिफेंस, कंस्ट्रक्शन भी देखा जा सकता है भाई। ऑटो का देखिए रिटर्न बहुत आ चुका है इधर, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वहाँ एक दो अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर गिरावट मिलता है ना, तो ऑटो को भी देखा जा सकता है, उसका एक प्रोस्पेक्ट है। फार्मा तो एवरग्रीन है, उसको भी थोड़ा देखा जा सकता है, क्योंकि इंडिया तो फार्मा का हमेशा अच्छा करेगा ना, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। फार्मा भी ठीक ठाक है। इंडिया देखिए इस तरह के अभी स्टेज पे है ना, कि अभी भी ग्रो हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ग्रोथ आ गया ना, ओवरऑल मैं बता रहा हूँ अभी भी। ऐसा नहीं कि हम डेवलप बन गए हैं, डेवलप्ड कंट्री बनने में बहुत साल लग जाएगा, अभी कई कुछ डिकेड्स लगेगा। तो अभी यहाँ पे ग्रोथ ऑलमोस्ट सभी जगह ग्रोथ है। बस ग्रोथ में आपको जो भी सेक्टर आप देख रहे हैं वहां पे अच्छी क्वालिटी का अगर स्टॉक आप पकड़ लेते हैं ना, तो मोस्टली वो अच्छा करेगा, क्योंकि सभी जगह ग्रोथ का पोटेंशियल है। इंडिया भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डेवलप कर गया, स्टैग्नेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे सभी जगह अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो भी स्टॉक आप सेलेक्ट करने जाएं, जिस भी सेक्टर का, क्वालिटी ध्यान रखें। अगर क्वालिटी अच्छा है, वैल्यूएशन ठीक है, तो मोस्टली लॉन्ग टर्म में वहां परफॉर्मेंस आना चाहिए। क्रूड का क्या हुआ? क्रूड तो मैंने तो बताया ना, देखिए पहले तो था 73 था, ठीक है, उसके बाद ये लड़ाई स्टार्ट हुआ तो 110 115 के रेंज में, अभी 95 पे है। ब्रेंट क्रूड की मैं बात कर रहा हूँ, यूएस डॉलर पर बैरल। तो अगर ये थोड़ा मामला सेटल होता है तो 80 के आसपास चला जाना चाहिए। और कुछ समय के बाद अगर और चीजें सेटल कर गई, और ईरान का देखते हैं, ईरान का तेल आता है कि नहीं, अगर ईरान पे जो sanctions अगर हट जाते हैं, तो फिर से वो 60 के रेंज में ऑयल चला जाएगा, क्रूड ऑयल। लेकिन हाँ, कुछ महीनों के बाद, अभी नहीं मैं बोल रहा हूँ। अभी तो इसी रेंज में चलेगा, जब तक ये प्रॉब्लम चलेगा ना, ये 95 100 के रेंज में चलता रहेगा। लेकिन वहां जब मामला थोड़ा सेटल करेगा ना, तो बिल्कुल आप देखेंगे 80 के रेंज में पहले जाएगा, और थोड़ा और पूरा सेटल कर जाएगा कुछ महीनों के बाद, शायद इस साल के अंत तक या नेक्स्ट ईयर, ये 70 60 के रेंज में भी जाना चाहिए। जाएगा नहीं जाएगा इफ एंड बट है ना, देखिए जो लड़ाई चलो वहां पे क्या होता है उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये लड़ाई नहीं होता तो बिल्कुल सही बात है, कुछ महीनों में ये जो 73 बोल रहा हूँ ना, 60 के रेंज पे चला जाता है, 65 के रेंज में चला जाता है, बट हाँ, इसके कारण प्रॉब्लम आया है। देखिए स्टॉक का नाम लेंगे या म्यूचुअल फंड का नाम लेके पूछेंगे मैं इन्वेस्ट कर दूं, बेच दूं, ये सब अलाउड नहीं है, तो मैं वो बोलूंगा नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है ना आप लोगों को। हाँ, मैं आपको फंडामेंटल्स या बेसिक्स उसके बारे में जानकारी दे दूंगा, क्या सो ये ध्यान रखें, मैं डायरेक्टली आपको नहीं बोलूंगा बेच दो खरीद दो।
तुषारदीप जी, योर बिग फॉलोअर फॉर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, थैंक यू। मैं जान रहा हूँ सर आपको। मैं ये जो आपका छोटा सा यहाँ पे फोटो दिख रहा है ना, तो मैं आपको पहचानता हूँ अच्छी तरह से। जो भी पुराने लोग हैं जो कि रेगुलरली कमेंट करते हैं ना, मैं सबको पहचानता हूँ सर। ठीक है, तो मैं आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ। आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लंबे समय से वॉच करते हैं। आप में से बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, मतलब ये जो छोटा सा फोटो आप लोगों का दिखता है ना, अगर आपने खुद का picture लगाया है तब, या फिर नाम जो लिखते हैं ना, तो मुझे आइडिया मिल जाता है। सुनील दत्त जी, आई हैव टू फ्लेक्सी कैप फंड एंड वन मिड कैप फंड। ठीक है सर, आप कंफर्टेबल है तो ठीक है भाई, दो फ्लेक्सी कैप है, एक मिड कैप है, चलेगा ये। लिक्विड फंड कैन गेट जीरो? नहीं भाई, चांसेस, कोई भी चीज 100% गारंटी के साथ नहीं बोला जाता है, लेकिन चांसेस नहीं है कि भाई लिक्विड फंड भी जीरो हो जाए। तो अभी तो आंसर होगा नो। पावर सेक्टर भी बहुत अच्छा है, एनर्जी बोला ना, उसमें मैंने पावर को भी नहीं बोल दिया, मतलब समझ लीजिए कि पावर को भी हो गया। ठीक है, पावर बिल्कुल सही बात है भाई। इंडिया में तो अभी पावर का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, डेवलपिंग कंट्री है, जैसे जैसे हम और ज्यादा डेवलप करेंगे ना, डेवलप्ड कंट्री बनने की ओर अग्रसर है अभी, वहाँ पावर का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। इंडिया में आने वाले सालों में बहुत ज्यादा कंजम्पशन होगा। और प्लस उसके साथ ऐड कर दीजिए डेटा सेंटर, वहां पर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है पावर का। यस, पावर सेक्टर उम्मीद आने वाले सालों में बहुत अच्छा करेगा, लेकिन अगेन वहां पे आप कौन सा कंपनी सेलेक्ट करते हैं, उसका फंडामेंटल कैसा है, फ्यूचर ग्रोथ कैसा हो सकता है, उस पर डिपेंड करेगा। पावर सेक्टर बहुत सारी कंपनीज है ना, वहाँ कोई आप घटिया सा स्टॉक लेकर बैठ जाएंगे पावर सेक्टर के नाम पे, तो पैसा डूब जाएगा। बस ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई सेक्टर सही बात है, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ सारे सेक्टर ही यहाँ भी तो ग्रो कर रहा है ना, लेकिन आप कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक सेलेक्ट करते हैं उस पे पूरा खेल है। अगर वहां हमने गलती किया तो फिर पावर सेक्टर के नाम पे रिटर्न नहीं आए। तो आप वहां पे कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करें वो ध्यान रखें, अगर वो अच्छा है तब यस पोटेंशियल है। आईटी सेक्टर ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया, थोड़ी देर पहले ही मैंने कवर किया है। मेटल सेक्टर देखिए बहुत डिफिकल्ट होता है टाइमिंग करना ना, मेटल सेक्टर बहुत ज्यादा सिक्लिकल है। 2-3 साल बहुत ऊपर जाएगा, 2-3 साल पूरा डाउन हो जाएगा। तो ये जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं ना, वो भी डर कर मोस्टली मेटल सेक्टर को टच नहीं करते हैं, बस ये मैं आपको बता दूं। अगर आप उनसे भी ज्यादा तेज हैं तो बिल्कुल आप करें, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा यही होगा कि मेटल सेक्टर से दूर रहें। सिक्लिकल रिटर्न आता है, लेकिन प्रॉब्लम हम लोग के साथ क्या होता है ना कि 2-3 साल बहुत रिटर्न आया, हम लोग उस रिटर्न को देख कर इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा गिर जाता है 1-2 साल। तो ये अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है ये सब, ये सब आप समझते हैं, और ज्यादातर लोग नहीं समझते, मैं फिर से क्लियर कर दूं, फंड मैनेजर ज्यादातर मेटल पे ज्यादा एक्सपोजर नहीं लेते हैं, क्योंकि उसको टाइम करना बहुत मुश्किल है, 2-3 साल ऊपर फिर 2-3 साल नीचे। तो इसीलिए अगर आप ये सब कर सकते हैं तब बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दूर रहना अच्छा होता है। मंडे देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा निगेटिव न्यूज नहीं आया है। ठीक है, अभी कल, क्योंकि ये जो बातचीत चल रहा है ना पाकिस्तान में, वो कल भी होगा मोस्टली। देखते हैं वहां का आउटकम क्या होता है कल, किस तरह का वहां से आउटकम होता है। लेकिन अभी तक कुछ निगेटिव नहीं लग रहा है, क्रूड भी 95 के आसपास है, जो कि निगेटिव नहीं है। श्रीकांत जी सर, आपका वीडियो देख कर के मेरे अंदर बहुत बहुत कुछ सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रीलंका सिचुएशन कैन लिक्विड, ओ गॉड, नहीं अभी श्रीलंका जैसा सिचुएशन का कोई चांस नहीं है, लेकिन ओएस श्रीलंका जैसा सिचुएशन हो जाएगा ना, फिर भी जीरो होना मुश्किल है। देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना, जैसे बॉन्ड, म्यूचुअल फंड डेट भी है ना, तो उसमें भी बहुत सारा बॉन्ड्स होता है, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो मोस्टली लिक्विड फंड तो टी बिल्स में भी इन्वेस्ट करेंगे, या वेरी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर सीडी में इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसा मानना कि सबका सब डूब जाएगा, जीरो हो जाएगा जी, ऐसा होता नहीं। सोचने का तो हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन वैसा होना बहुत डिफिकल्ट। अमन जी, आई कमेंटेड फर्स्ट टाइम फॉलोइंग you from last 2 years. Learn investing from watching you from New Zealand. I watched almost all videos and tips. Welcome, Aman ji. Thank you. थाईलैंड स्टॉक मार्केट, वो देखिए ऐसे तो बहुत सारी कंट्रीज है ना, मैं थाईलैंड को मैं फॉलो नहीं करता हूँ।
पहली बार किसी ने थाईलैंड पूछा, मैं देखूंगा एक बार, बट मैं फॉलो नहीं करता हूँ। मैं फिलहाल बिना फॉलो कैसे कमेंट कर सकता हूँ? मैं देखूंगा एक बार जरूर, आपने बोला है, और अगली बार अगर आप पूछते हैं तो मैं जवाब दे पाऊंगा। हाँ, लेकिन फिलहाल मैं उस मार्केट, बहुत छोटा मार्केट है ना, वहाँ पे रिस्क बहुत हो जाता है। देखिए, रिटर्न आना ना आना वो दूसरी चीज है, वैसे तो माइक्रो कैप से बहुत रिटर्न आता है, लेकिन रिस्क इतना ज्यादा है कि भाई पैसा ही पूरा डूब जाएगा कुछ गलती किया तो ये सब उसी तरह का मार्केट है। थाईलैंड बहुत छोटा, ये सब माइक्रो कैप वाला है, तो वहां पे बहुत बहुत ज्यादा रिस्क होता है। लेकिन हाँ, एग्जैक्टली क्या चल रहा है वहां पे, थोड़ा मुझे स्टडी करना पड़ेगा, तब मैं कमेंट कर पाऊंगा। लेकिन आप बिना स्टडी किए भी ये बोल सकता हूँ, बहुत ज्यादा जो छोटा मार्केट होता है ना, वहां पे एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए अगर आपको अच्छी जानकारी नहीं है, तो वहाँ रिस्क बहुत बहुत ज्यादा हो। देखिए, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल तो कई बार मैंने किया है ना। वैल्यू इन्वेस्टिंग है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग है, फिर मोमेंटम है। कई बार मैं ट्राई करूंगा फिर से आने वाले वीडियोज में इसको कवर करने का। इंडोनेशिया, वियतनाम, नाइजीरिया, सब बहुत बहुत ज्यादा रिस्क है यहाँ पे, बट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि इंडिया में म्यूचुअल फंड कोई ऐसा निकाला है कि यहाँ पे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में यहाँ नहीं जाना चाहेंगे, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड को भी इन्वेस्टर का पैसा प्यारा है। ऐसी मार्केट्स में जाएंगे, वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पैसा डूब जाएगा। तो म्यूचुअल फंड्स फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि, और वहाँ लिक्विडिटी भी नहीं है, सब बहुत छोटा छोटा मार्केट होगा, और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पूरा धड़ाम से मुझे थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। एनी हाउ मैं भी इधर तो कभी इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा भी मैंने नहीं। थोड़ा स्टडी करूंगा, देखता हूँ, बट म्यूचुअल फंड्स अभी नहीं मिलेगा आपको इस सब के लिए, और मिलना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा, और लिक्विडिटी, छोटा मार्केट है, लिक्विडिटी का होगा, पैसा फंस जाएगा वहां पे। सुनील जी, आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ यू, स्पेशली योर नॉलेज ऑफ द मार्केट इज कमेंडेबल। आई हैव डन सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम फ्रोनेसिस एकेडमी। थैंक्स लॉट सुनील दत्त जी, थैंक यू। ऑस्ट्रेलिया का मार्केट तो ठीक ठाक कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगेन कितने मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे हम लोग ना। मतलब इंडियन मार्केट तो है ही है भाई, ज्यादातर पैसा हम यही इन्वेस्ट करेंगे। यूएस का मार्केट है, जो कि सेकंड नंबर तो वही आता है। इंडिया में अगर रह रहे हैं तो इंडिया के बाद हम यूएस ही जाते हैं इन्वेस्ट करने, मतलब यूएस मार्केट में। उसके बाद ना आजकल जापान का मार्केट आ गया है, कोरिया का मार्केट आ गया है, ताइवान का मार्केट आ गया है, यूरोप का ही मार्केट है ऑप्शन। कितने मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये है तो, बट आपके कंफर्ट पे, अगर आपको उन मार्केट्स का जानकारी है, थोड़ा बहुत एक्सपोजर ले सकते हैं, लेकिन बिना जानकारी के नहीं करें भाई। जहां भी इन्वेस्ट करें, आपका पैसा है, डिसीजन आपका है, लेकिन सोच समझ कर, बिना सोचे समझे ऐसे ही पैसा नहीं, आखिर मैंने क्यों वेस्ट करना है? समझ में आता है तो करें, नहीं समझ में आता है तो नहीं करें। मिड कैप स्टिल ओवर वैल्यूड नहीं, मिड कैप स्लाइटली ओवर वैल्यूड तो मैं हमेशा यूज करता हूँ, वो मैं फिर से यूज कर दूंगा। लेकिन पहले वाला बात नहीं रहा मिड कैप में। बोलता था ना मैं कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, स्मॉल कैप बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, वैसा अब मैं यूज नहीं करूंगा। अब मैं ज्यादा ज्यादा बोलूंगा स्लाइटली ओवर वैल्यूड। स्मॉल कैप के लिए बोलूंगा स्लाइटली ओवर, और लार्ज कैप के लिए बोलूंगा फेयरली वैल्यू। ऐसा स्टेटमेंट सही होगा, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड या बहुत ज्यादा कंसर्न। जी नहीं, वैसा फिलहाल नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर्स कब वापस आएंगे? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिलहाल इंडिया में क्या चल रहा है ना, करेंसी, ठीक है। ये अभी तो थोड़ा रिकवर किया है, आरबीआई के गाइडलाइंस के बाद थोड़ा चेंजेस किया था आरबीआई ने, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है। इससे पहले देखते हैं ना, तो लास्ट 1 ईयर में 10% गिर गया था करेंसी, 10%। और भाई स्टॉक मार्केट का रिटर्न कुछ है ही नहीं। तो अगर स्टॉक मार्केट आपका मान लीजिए 10% का रिटर्न दिया, और करेंसी 10% गिर गया, तो जो एफ आई आई है उसका तो रिटर्न जीरो हो गया। समझ रहे हैं आप ना, वो पूरा हिट हो गया उसका। तो वो थोड़ा थोड़ा अगर ये थोड़ा स्टेबिलिटी यहाँ में मिलता है करेंसी में ना, क्योंकि वैल्यूएशन तो पहले से अट्रैक्टिव हो गया है हम लोग का, और इकोनॉमी भी पहले के मुकाबले इम्प्रूव कर रहा है। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में, अगर ये डोनाल्ड ट्रंप फिर से कुछ इस तरह का कुछ ना कर दें, क्योंकि आजकल तो पूरा दुनिया वही चला रहे हैं ना, और ज्यादातर प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहे हैं, टैरिफ का प्रॉब्लम, उसके बाद वॉर का प्रॉब्लम। सो लेट्स सी। तो अगर ये सब ज्यादा नहीं होता है, तो इंडियन इकोनॉमी इंप्रूव कर रहा है ठीक ठाक, और परफॉर्मेंस ठीक रहेगा, वैल्यूएशन ठीक है, तो बिल्कुल फिर से वापस आएंगे। एआई ट्रेड भी अब धीरे धीरे सेकंड हाफ, वहां भी थोड़ा शायद प्रॉब्लम दिखे, कितना रिटर्न आएगा वहां। ठीक है, हर एक चीज सिक्लिकल है, एआई ट्रेड में बहुत रिटर्न आ चुका है। तो वहां अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो इंडिया में थोड़ा पैसा आएगा।
यूएस में इंटरेस्ट रेट कट अभी तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखते हैं अगर चीजें कुछ सुधरती है नेक्स्ट ईयर, अगर थोड़ा इंटरेस्ट रेट कट होता है उसके कारण भी पैसा बाहर निकलेगा तो इंडियन मार्केट में आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, बहुत सारे रीजंस हैं जिससे आप पैसा आ सकता है। सबसे ज्यादा जरूरी है रुपी थोड़ा स्टेबल होना, बहुत जरूरी है। इंडिया का तो बहुत सारे पैरामीटर्स इंप्रूव हुआ है। और बाहर देखिए एआई ही चल रहा है, ठीक है ना, तो एआई में अगर थोड़ा प्रॉब्लम कहीं दिखता है ना, तो यूएस पूरा प्रॉब्लम में आ जाएगा, ये जो ताइवान साउथ कोरिया सब प्रॉब्लम में आ जाएगा, तो वहां से थोड़ा पैसा निकलेगा तो वो इंडिया में आ सकता है। एग्जैक्टली कब होगा देखना होगा, बट हाँ ये सब कुछ रीजन है जिसके कारण पैसा आ सकता है। मल्टी एसेट फंड ठीक है भाई, किया जा सकता है। मल्टी एसेट में तो आपको इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट सभी में एक्सपोजर मिल जाता है। देखना पड़ेगा कौन सा पर्टिकुलर मल्टी एस्टेट है, मल्टी एसेट फंड है, तो सभी में एक्सपोजर वहां मोस्टली मिल जाता है। देख लें एक बार एक्सपोजर कहाँ कहाँ है, रफ एक आइडिया होना चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ पैसा लगा रहा है ये फंड, लिया जा सकता है एक्सपोजर। लेकिन ये ध्यान रखें ना कि मल्टी एसेट फंड अभी आपको रिटर्न बहुत ज्यादा दिख रहा होगा गोल्ड सिल्वर के रिटर्न के कारण, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए कि भाई ये जो रिटर्न आया है ना, फ्यूचर पे इसी तरह का रिटर्न नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि जोश में आकर रिटर्न देख के पूरा का पूरा पैसा वहीं डाल दिया, क्योंकि इक्विटी में रिटर्न दिखेगा नहीं आपको। इक्विटी जो प्योर फंड है, डेट फंड में भी ऐसा कुछ रिटर्न दिखेगा नहीं। अभी आपको मल्टी एसेट में रिटर्न ज्यादा दिख जाएगा क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के कारण। लेकिन गोल्ड और सिल्वर का तो रिटर्न आ चुका है, आप तो फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मल्टी एसेट में ऐसा नहीं कि एक्सपोजर नहीं ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपोजर लेने का मतलब नहीं बनता है भाई। गोल्ड सिल्वर का रिटर्न आ चुका है, और इक्विटी का जब जब इक्विटी का रिटर्न आने लगेगा ना, तो जो ये मल्टी एसेट फंड का रिटर्न आपको थोड़ा कम दिखने लगेगा, क्योंकि इक्विटी पूरा 100% इक्विटी है, वो पूरा ऊपर चला जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखें, एक्सपोजर लेना है बिल्कुल लें, लेकिन इस चीज को समझें कि गोल्ड सिल्वर के कारण रिटर्न आया, हमेशा इस तरह का रिटर्न मेंटेन नहीं होगा। और इक्विटी मार्केट का जब रिटर्न वापस आ जाएगा, तो इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस आपको ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। तो ये बात को ध्यान में रखकर एक्सपोजर लें। मंडे ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया, मेरा थॉट क्या है मंडे के लिए, तो ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया। देवेंद्र जी नमस्ते, पढ़े रहो, चैनल इज एजुकेटिंग इन्वेस्टर्स इन अ नाइस वे, माय हार्टिएस्ट विशेस फॉर द ग्रोथ ऑफ। थैंक्स लॉट। आप लोग सिर्फ ये कर सकते हैं कि जितना ज्यादा शेयर करें आपको भला होगा ना। बाहर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, खासकर इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा निगेटिविटी, बहुत ज्यादा मिससेलिंग सभी कुछ है। तो अगर आप लोग शेयर करेंगे तो सबका फायदा होगा, हमारे चैनल को भी फायदा होगा, आप लोग को भी फायदा होगा, आप लोग अच्छा काम करेंगे और जिसको आप शेयर करेंगे उनका भी भला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, 9 o'clock हो चुका है। थैंक्स लॉट एवरीवन, थैंक यू, बाय।